चलिए यहाँ पर देखिएगा, हम लोग शुरू किए थे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जितना भी बेसिक आइडिया था वो सब दे चुके थे, क्वेश्चन बाकी था। एक बार उसको फिर से रिकैप करते हैं क्या क्या था। तो डॉट प्रोडक्ट को सबसे पहले उन्होंने डिफाइन किए थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। फिगर कुछ ऐसा बना था, अगर ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है और ये एंगल कितना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाए थे, जब इसी चीज़ को आगे जब लेकर के जा रहे थे तो हमको पता चला था कि ये जो फॉर्मूला में, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट काम कर रहा है, वो है प्रोजेक्शन। वो क्या था? प्रोजेक्शन। यहीं से हमको पता चला था, ठीक है, कि एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला कुछ और नहीं बल्कि प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको दो तरीक़ा से लिख सकते हैं, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अगर इसको हम बाहर रखें, ध्यान रखना, अगर हम इसको हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है, तो यहाँ से अगर ओपी जो है, ओपी क्या बताएगा? ओबी का प्रोजेक्शन बताएगा। ओपी क्या बताएगा? ओबी का प्रोजेक्शन बताएगा। तो प्रोजेक्शन के लिए हम क्या बताए थे? ठीक है, याद है क्या बताए थे? बोलो। अब ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ओपी किसके इक्वल होगा? ओपी जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, बताया था ना? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। बस सुन रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट ये वाला पूछता है कि बताइए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए क्या होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इधर डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अच्छा, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं तो क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी कि ए कैप हो जाएगा, ए कैप डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। कोई दिक्कत? अच्छा, यही काम हम ऐसे भी कर सकते थे कि बी को यहाँ पर रखें और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा को उधर रख लें। ठीक है, तब तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें ऐसे क्यू, तो ओ क्यू को बताएगा। ओ क्यू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा। बस सुना रहा। अब फिर जब सोल्व करेंगे इधर, तो बी इधर डिवाइड में आएगा, तो वेक्टर ए डॉट क्या हो जाएगा? बी कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट बी कैप क्या बताएगा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। बस सुना रहा। तो डॉट प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है वो किसके अराउंड चलता है? तो प्रोजेक्शन के अराउंड। ठीक है, वो प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, ये काम हो गया। और ये भी बताया था कि याद रखने का तरीका, अगर किसी वेक्टर का तुम दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो, ठीक है, तो उधर कितना इफेक्ट पड़ा है, तो दूसरे वाले का क्या कर लो? यूनिट वेक्टर। मान लो कि अगर तुम ए का प्रोजेक्शन निकालना चाहते थे बी पर, ठीक है, कि ए का जो है बी के डायरेक्शन में क्या रोल है, बस समझ रहा है? ए का बी के डायरेक्शन में क्या रोल है? कोई दिक्कत? तो बी का क्या लेना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। देखो, वेक्टर ए डॉट बी कैप, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अगर तुम बी का प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो ए पर, ठीक है, कि बी का क्या रोल है ए के डायरेक्शन में, ठीक है, तो जिसका डायरेक्शन लेते हैं उसका यूनिट वेक्टर। और शुरू से बोलते आ रहे हैं कि यूनिट वेक्टर का काम ही है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। बस सुना रहा है? कोई दिक्कत? चलो, यहाँ तक हो गया था। इसके बाद बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ा। ठीक है, क्या क्या था प्रॉपर्टीज, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी कि आगे पीछे किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करो, आपको जो वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। बस समझ में आ रहा है? अच्छा,
अब इसी का से आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हो वैसे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या फिर यहाँ पर b प्लस सी ले लो और यहाँ पर वेक्टर ए, इसको ऐसे लिख सकते हो वेक्टर b डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर ए। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद आगे बढ़े थे हम लोग, ठीक है। हाँ, तीसरा था अगर वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू 0 है तो 3 केस हो सकता है, या तो वेक्टर a 0 होगा, नहीं तो वेक्टर b 0 होगा, और नहीं तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? तो या तो ये 0 होगा तो भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, या तो ये 0 होगा तो भी प्रोडक्ट 0, या फिर कॉस थीटा 0 होगा तो भी प्रोडक्ट 0। और सुन रहा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए कैसा वेक्टर है, 0 वेक्टर है। उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 0 हो गया तो बी कैसा वेक्टर है, 0 वेक्टर। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं दोनों 0 वेक्टर नहीं है, ए एंड बी आर नॉन 0 वेक्टर, अब फिर भी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो पक्का उनके बीच का तब एंगल रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और एंगल का वैल्यू यहाँ पर लेते हैं कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा 0 हुआ होगा। और कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों वेक्टर तब क्या होंगे, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो दिक्कत तभी जो है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। आगे बढ़े, ठीक, ये हो गया 3। उसके बाद बोले थे कि चौथा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, क्या था चौथा? हाँ, चौथा जो था कि किसी भी वेक्टर को उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये तुम्हारा आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। और सुना रहा, कोई दिक्कत? अब कहीं पर भी मैग्नीट्यूड के बेसिस पर जो 99% जो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, उसको डील इसी मेथड से किया जाता है। समझो बात को, जैसे मैं क्वेश्चन दे देगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 3। अब इसके बाद अगला स्टेप पर तुम जाना चाहते हो कि अगला स्टेप हम क्या लिखें, ठीक है। तो अगला स्टेप लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर, ठीक है। और जैसे ही आपने स्क्वायर लिख दिया कि हाँ ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है। यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू 9। अब इसके बाद का तुम्हारा काम क्रिया शुरू हो जाएगा, बाकी वो क्या क्या कंडीशन दिया हुआ आगे की बात है। समझ में आ गया? कम से कम बेसिक जो है मैग्नीट्यूड के बेसिस पर जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आगे बढ़ने का तरीका ये है कि पहले उसको क्या कर लें, हम स्क्वायर कर लें। इसीलिए फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, तो इस फॉर्मूला से बहुत सारे हमारे पास कॉर्लरी भी आ जाएगा। क्या भाई, कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ जो है इंपॉर्टेंट वेक्टर अवेलेबल हैं, यूनिट वेक्टर। कौन कौन है वो, आई जे और के, आई जे और के। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम आई कैप करें, आई डॉट आई, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर हो जाएगा, और आई का मैग्नीट्यूड होता है कितना है, 1, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। उसी तरह से जे डॉट जे क्या होगा, के डॉट के क्या होगा, 1, ठीक है। और हमको ये पता है कि आई जे के साथ 90 डिग्री, आई के के साथ 90 डिग्री, ठीक है, जे के साथ 90 डिग्री। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? और दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, पिछला वाला रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये भी पता चल गया कि अगर आई डॉट जे निकाले तो 0 आएगा, या फिर जे डॉट आई निकालें तो भी क्या होगा, 0, ठीक है। आई डॉट के निकालें तो भी क्या होगा, 0, और के डॉट आई निकालें तो 0, और जे डॉट के निकालें तो 0, के डॉट जे निकालें तो 0। क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी कि इन दोनों के हेल्प से हमने आई और जे को, आई जे के को हैंडल कर लिया कि आखिरकार उनका जो प्रोडक्ट होगा तो आएगा क्या। तो सेम के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और डिफरेंट के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई जे के का
क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके आगे बताया तो 3 फॉर्मूला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ देखना, इसके बाद हम बताए थे, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम बोले थे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो अलजेब्रा का, वैसे मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, वो हवा से हो रहा है, छोड़ दो उसको। तो क्या होगा, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वैसे ही लिखा जाएगा। फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब बी डॉट बी होगा तो। लेकिन इसको तो हम लोग तो पढ़े हुए हैं कि दोनों तो इक्वल ही होते हैं, पहला प्रॉपर्टीज तो वही है। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि इसका वैल्यू है। ठीक है, आगे करोगे तो बी, इसके हिसाब से करोगे तो बी पहले आ जाएगा, ए बाद में। लेकिन चूंकि वो तीनों रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर के प्रोडक्ट को इधर उधर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कोई दिक्कत, यानी कि ये तुम्हारा हो गया किसका फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर का। इसी को अगर आगे बढ़ाते हैं, टू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कोष्ट लिख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, अगर वही अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो फिर यहाँ पर माइनस आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 वेक्टर है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। फिर आते हैं, एक और आ गया था, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, एक मिनट, वैसे नहीं था, ऐसे वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी, अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसको जब करोगे तो क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम होता है तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस, तो दिक्कत समझ में आ रहा है। यहाँ से हो गया, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्या होता है, गलती से ऐसे मत लिख देना इसको, ऐसे मत लिख देना। जो अलजेब्रा में जैसे होता है ना, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये मीनिंगलेस है। किसी वेक्टर का स्क्वायर करना है, हम लोग ये सब चीज़ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये तो मीनिंगलेस चीज़ है। क्या होता है, स्क्वायर तो होता है, लेकिन किसका होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग आ गए थे कंपोनेंट पर, और एक चीज़ बताए थे वैसे, माइनस को बाहर करने का। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे लिखा हुआ है, मतलब माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये इक्वल है किसके, वेक्टर ए डॉट माइनस वेक्टर बी के, और ये इक्वल है, यानी कि आप माइनस को साफ साफ बाहर निकाल करके डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे कंपोनेंट पर। ठीक है, जहां पर हम लोग को काम करना है, देखिएगा जरा।
याद रखना। डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो किसी भी वेक्टर का हम लोग जो है कंपोनेंट लिखते हैं आई जे के टर्म में। ठीक है, क्या होता है, अगर हमारे पास वेक्टर ए दिया है a1i a2j a3k, अब वेक्टर बी दिया है b1i b2j b3k, कोई बोल दिया कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो एक तो तरीका वो है कि मैग्नीट्यूड के बेसिस पर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बस सुन रहा है। जब इस तरह से कंपोनेंट के फॉर्म में देगा तो एंगल आपसे एंगल तो देगा नहीं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको तो थीटा पता ही नहीं है। और सुना रहा, जैसे हम बोले कि आप दो वेक्टर ले लीजिए, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2y प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी इक्वल्स टू मैंने देखा को माइनस ले लो। ठीक है, i माइनस जे माइनस के, बोले कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। और तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। बस सुना रहा, तब तुम क्या बोलेगा कि सर मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, रूट अंडर जो कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट अंडर कितना 29। इसका भी तुम कर लोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 यानी कि रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, रूट 3 पर सुना रहा है, तो यहाँ पर क्या रखोगे, तुम लिखोगे रूट अंडर 29 रूट 3 इंटू कॉस थीटा। बोलोगे थीटा तो पता ही नहीं है, ये तो फंस गए। पर सुना रहा, लेकिन ये तो जो शुरुआती फॉर्मूला तो उससे हम लोग पढ़ें, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी तो सीख चुके हैं, उसका यूज करते हैं। और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करने के दौरान किन बातों का ध्यान रखेंगे कि आई अगर आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, बाकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, बाकी दोनों के साथ 0 हो जाएगा। के साथ 1 होगा, बाकी दोनों के साथ 0 हो जाएगा। और सुना रहा, देखना इधर, तो अगर हम इस तरह से ना निकाल करके ऐसे लिखें 2i तो दिक्कत, अब पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, हमको पता है कि i जो है j के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, k के साथ होगा तो 0 होगा, तो उसको हम लोग स्किप करते हैं। i को i के साथ, तो 2i इंटू आई ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो प्लस 3। ठीक है, अब 4 इंटू 1 माइनस के लिए थे ना, माइनस के लिए। ठीक है, तो -4 कितना आ गया 1 आ गया, एक डॉट प्रोडक्ट यहाँ से निकल गया, तो दिक्कत। तो ऐसा क्वेश्चन वो क्या पूछेगा तुमसे, एंगल पूछेगा कि बताइए दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, तो इधर वाला फिर दूसरा का फॉर्मूला लग दो। ठीक है, तो क्या होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब मैग्नीट्यूड तुम निकाले हुए हो, रूट अंडर 29 रूट अंडर 3 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना 1 बाई रूट अंडर 87। अब हमको नहीं पता कॉस कितना का वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 87। समझ गया, तो दिक्कत वही चीज़ बस वहाँ पर लिखने वाले हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कंपोनेंट के जब टर्म में दिए हुए हैं तो हम लोग डायरेक्ट आई को जे को के को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3। कोई दिक्कत, ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो, फिर अगर कॉस थीटा का बात करेगा इधर क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। इधर
तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। चाहो तो यहाँ पर फॉर्मूला अपना लिख सकते हो, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर इंटू b3 स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि दोनों रूट में है तो बेटर रहेगा कि एक ही रूट दे देते हैं, ऐसे करके तुमको बुक में लिखा हुआ मिलेगा। बस सुनना गया, ये हो गया इसका अपना फॉर्मूला एंगल निकालने का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो गया। चलो ये सब हो गया था कल। अच्छा, एक और है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है, इसको भी बता देते हैं। ठीक है, बस 2 मिनट का आर्टिकल है, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ देखो, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन वो पूछता है थीटा कितना है। हाँ, तो कॉस इनवर्स बस लगा दिए। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर इसके जब आ गया रहता 1/2 आ गया रहता समझो, तो क्या लिखते हैं, कॉस कितना वैल्यू 1/2 होता है 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू लिख देते हैं हम लोग π/3। तो थीटा हमको लिखने का जो है आदर डालना चाहिए। ठीक है, और इधर देखो, हाँ तुमको हम बता देंगे। ठीक है, सुना रहा, बता देंगे। होल स्क्वायर होता है तब कैंसिल होता है, होल स्क्वायर आएगा तब ना। अगर इस हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे हिसाब से अगर ऐसे है 7 होना चाहिए, लेकिन ये तो होता नहीं है। तो होता कितना है, 9 + 16 25, 25 का रूट 5 होता है। ठीक है, तो होल स्क्वायर आएगा तब कटेगा। आगे बढ़ा जाए। ठीक, ये एक छोटा सा है आर्टिकल, एक तरह से समझा ही चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसका इसने फॉर्मूला बना दिया है तो उसको देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर along and perpendicular टू ए वेक्टर। इसको जरा देख लेते हैं, आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वेक्टर ए, वेक्टर बी। ठीक है, मान लो कि हम वेक्टर बी का कंपोनेंट निकालना चाहते हैं वेक्टर ए के अलोंग और इसके जो परपेंडिकुलर है वेक्टर उसके अलोंग भी। और सुना रहा है ना, तो क्या करते हैं कि यहाँ से इस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। बात समझो, मान लो कि परपेंडिकुलर है पी, तो पूछ रहा है कि ओपी बताइए और पी भी बताइए, यही पूछ रहा है वो। बात सुना रहा है ना, कोई दिक्कत? तब उसको जो लिख देना है, देखो इधर कैसे लिखते हैं, ये वाला तो हम लोग तो सीख चुके हैं ना। ठीक है, यानी कि एक मिनट, ओपी क्या है, इसका प्रोजेक्शन ही तो है। ओपी क्या है, ओबी का क्या है, प्रोजेक्शन है। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको लिखेंगे कंपोनेंट, देखना जरा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ओपी। क्या है वेक्टर ओपी? अब वेक्टर ओपी क्या है, बोलते हैं प्रोजेक्शन। अब किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालने का क्या तरीका था कि किसी के डायरेक्शन में उस वेक्टर को जिस डायरेक्शन में निकालना चाहते हो, जिस डायरेक्शन में, उसका यूनिट वेक्टर ले लो। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट ए कैप। बोलो, कॉस साइन में बात नहीं कर रहे हैं, वेक्टर में बात कर रहे हैं। अच्छा, ए कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी, कोई दिक्कत? अब तुम्हारी मर्जी, इसको सीधा उल्टा करके लिखना चाहे लिख लो। ये क्लियर हो गया, बात सुन में आ रहा है? अच्छा,
अब मान लो कि पी बी निकालना चाहते हैं, पी बी, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along the perpendicular to वेक्टर ए। वेक्टर ए पर जो परपेंडिकुलर है उस डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट है ये निकालना चाहते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, टोटल वेक्टर ही है, ठीक है। अरे ट्रायंगल लगा दो, तो ट्रायंगल से क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ओपी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ओपी, ट्रायंगलों से। और ओपी तुम पहले से निकाल के बैठे हुए हो, हो गया, बस इसी चीज को बोल रहा है वो, ठीक है। इसको लिख लो, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा गलती है। जिसमें हम लोग ओपी निकाले हैं वो तो मैग्नीट्यूड में बताता है, हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, कितना वेक्टर काम कर रहा है, बस समझ रहा है। तो मैग्नीट्यूड तुमको पता चल गया, बस समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, पता चल गया, मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ क्या चाहिए हमको, वेक्टर। तो वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। वो जो प्रोजेक्शन जो निकालते हैं कितना इफेक्ट है वो मैग्नीट्यूड रहता है। वेक्टर पूछा है तो डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट वेक्टर ए कैप, ठीक है। और ए कैप इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बोलो हैं। और मैग्नीट्यूड इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, हाँ, डिवाइडेड बाय, बस ये थोड़ा सा एरर हो गया, ठीक है। ये हो गया, उसने वेक्टर पूछा, हाँ हाँ फिर से बोलो, हाँ बोलो बोलो। एक है, नहीं ना, ये ऑलरेडी तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी बन चुका है, समझ गए। वो हम डायरेक्शन देने के लिए ए कैप लगाए हैं ताकि वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकें, और फिर उसको चेंज कर दिए उसी वेक्टर में, ठीक है। ये देख लेना, ये कॉमन एरर है। इस तरह से इस चैप्टर में जितने भी फंडामेंटल कंसेप्ट थे वो खत्म हो गए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो बन जाएगा, ए डॉट बी निकालने वाला, अगर कंपोनेंट का फॉर्म में दे तो, ठीक है। अब वो बताने की जरूरत नहीं है, आप करके देख चुके हैं। ए डॉट बी, क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। इफ वेक्टर ए का वैल्यू इसने दिया है आई प्लस जे प्लस 2k, अब वेक्टर बी का वैल्यू दिया है उसने 3i प्लस 2j माइनस के, ठीक है। 2 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी इसको बनाओ। अरे सिंपल सा रखना था, ये वाला वेक्टर है, पहले इसको बना लो, ब्रैकेट के अंदर में है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको दो तरीका से बना सकते हो, एक है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वैसे सोल्व कर लो, ठीक है, ठीक है। वैल्यू रख के भी बना सकते हो, a प्लस 3b निकाल लो, 2a माइनस बी निकालो, ऐसे ही बना सकते हो जैसे तुम लोग बनाए होगे, ठीक है। तो वेक्टर a प्लस 3b कितना आया था, जरा ये बता दो हमको, जोड़ने पर पहला वेक्टर, फिर से माइनस के कैप, ठीक है। और 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना आया,
माइनस आई कैप प्लस 5k कैप। बस में आ रहा है। तब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालना था, ध्यान रखना। तो अब आई को आई के साथ कर देंगे, जे इसमें नहीं है तो जे कितना हो जाएगा 0। तो 10 इंटू -1 -10, जे वाला तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद -1 इंटू 5 -5 यानी कि -15। ठीक है। दूसरा मेथड, अगर मान लो किसी को मन हो गया डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, वैसे भी कर सकता है। यहाँ देखो वेक्टर ए इंटू 2 वेक्टर ए, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि आगे में माइनस है तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। 3 वेक्टर बी इंटू 2 वेक्टर ए, 3 2 जा 6 प्लस, अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखो चाहे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखो, बात बराबर है। कोई दिक्कत? प्लस माइनस माइनस, अब वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और साथ में 3। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा, यहीं से निकाल लो। ठीक है, रूट अंडर 1 + 1 + 4 √6, और √6 का स्क्वायर कितना 6, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 6। इसको सोल्व कर लो, 6 में से 1 चला जाएगा, तो 5 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और जो भी हो दोनों प्रोसेस से बता दे रहे हैं। क्या ऐसे भी हम लोग जा सकते हैं, यानी कि ये तरीका गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखो -3 इंटू मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा 9 4 13 1 14, और √14 का स्क्वायर यानी कि 14 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, तो 12 12 -42 प्लस 5 इंटू, अब ए डॉट बी निकाल लो, यहीं से पता चल जाएगा ए डॉट बी कितना 3, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, 2, के को के के साथ, -2। बस सुन रहा? कोई दिक्कत? ये तो खत्म हो गया। तो 12 - 42 -30 प्लस 15, यहाँ से भी क्या आया -15 आ गया। दोनों तरीक़े से निकाल लिया। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ें, इधर देखें। सवाल को एक से ज़्यादा तरीका से बनाने का सोचा करो। यहाँ देखना, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, सो दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के, एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू i - 2j प्लस के 3k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लैम्डा का क्या वैल्यू होगा कि दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, क्या 0, उनका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो, इक्वल टू 0 कर दो। 1 मिनट का समय दिए, कितना आ जाएगा 5/2, क्योंकि उसने दिया है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट तुरंत क्या लिख देंगे बाबू 0। डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 0। और डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो 2 इंटू 1 2, लैम्डा इंटू -2 -2 लैम्डा, और 1 इंटू 3 3 इक्वल्स टू 0। तो 2 लैम्डा इक्वल्स टू 5, लैम्डा इक्वल्स टू 5/2। क्लियर है? आगे बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन, हाँ
अच्छा, इसी में अगर बोल देता कि लैम्डा का क्या वैल्यू होगा कि पैरेलल होगा, इसी को डील कर लेते हैं। हाँ, पैरेलल के लिए तो क्या करते हैं, लैम्डा का क्या वैल्यू होगा कि दोनों पैरेलल होगा। वही वाला पे जाओ, उसका भी रिजल्ट लिखवा देते हैं। जैसे परपेंडिकुलर के लिए इधर यहाँ देखो, देख लो देख लो देख लो, रुक जाओ, इधर 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 देख लो, इधर देख लो, यहाँ देखना। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, तो इनका जो एंगल होता है cos थीटा इक्वल्स टू मेरा होता है, यहाँ देखो, a1 b1 a2 b2 a3 b3 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर परपेंडिकुलर हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री π/2, तो cos 0 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। ये वाला काम हम लोग रेगुलरली करते हैं, अभी अभी किए हैं कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 को क्या कर दो बाबू, 0 कर दो। ये हो गया ना। अभी जैसे मैं क्वेश्चन बोलने वाला है कि वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है कि लगता है कि 0 डिग्री रखें कि -1 रखें, 0 डिग्री रखें कि 180 डिग्री रखें, बस सुना रहा है ना। तो वो सब कंसेप्ट से बचते हैं। जो बेसिक वाला जो है ना, क्या पढ़े थे, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक है, तो वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा वेक्टर बी, कोलिनियर या फिर पैरेलल। यहाँ देखो, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी। बस सुना रहा है, जरा देखना इधर, ये हो जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k इक्वल्स टू लैम्डा इंटू b1i b2j b3k। बोलो, ये इधर माइनस में आएगा, तो a1 माइनस लैम्डा b1i a2 माइनस लैम्डा b2j प्लस a3 माइनस लैम्डा b3k इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत। और जब ऐसा होता है तो कोफिशिएंट को क्या होना पड़ता है, 0 होना पड़ता है, शुरू से करते आ रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि a1 माइनस लैम्डा b1 इक्वल्स टू 0, a2 माइनस लैम्डा b2 इक्वल्स टू 0, a3 माइनस लैम्डा b3 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत। अब इसको उधर भेजेंगे और b1 को डिवाइड में ला देंगे, तो क्या हम लिख सकते हैं, a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू लैम्डा, a2 अपॉन b2 इक्वल्स टू लैम्डा, a3 अपॉन b3 इक्वल्स टू लैम्डा। कोई दिक्कत। तो इसका मतलब जब पैरेलल होंगे तो इसको यूज करेंगे, a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 अपॉन a3 अपॉन b3। बात सुन आया कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्या हम कंडीशन यूज करेंगे, a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 इक्वल्स टू a3 अपॉन b3। कोई दिक्कत। हाँ हाँ, फॉर्मूला हो गया। ये परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन हो गया, वो कंडीशन हो गया तुम्हारा पैरेलल के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर जो है एंगल के बारे में सोचने हम लोग नहीं जाते हैं कि 0 डिग्री रखें कि 180 डिग्री रखें। क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, ठीक है, वेक्टर a इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 9k इज पैरेलल टू वेक्टर b इक्वल्स टू i प्लस pj प्लस 3k, ठीक है। p का क्या वैल्यू होगा कि दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, कंपोनेंट का रेशियो इक्वल कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे कि वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b
ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा A1 अपॉन B1 इक्वल्स टू A2 अपॉन B2 इक्वल्स टू A3 अपॉन B3। वैल्यू रख दो सबका, 3/1 इक्वल्स टू 2/P इक्वल्स टू 9/3। अब किसी दो का ही यूज करना रहेगा तुमको, ठीक है, किसी दो का ही, यानी कि सबका यूज करना है। क्या हो जाएगा 3P इक्वल्स टू 2, तो P इक्वल्स टू 2/3। समझ आ गया? आगे बढ़े है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं। बोल रहा है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, ठीक है, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तुम्हारा जो दिया हुआ है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी तुम्हारा जो है 2 है, और ए डॉट बी जो है तुम्हारा √6 है, ठीक है। तो एंगल बताओ थीटा क्या होगा, दोनों के बीच का जो एंगल जो है थीटा है वो क्या होगा, दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो क्या होगा। इधर याद होगा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, पता है ना। तो ए डॉट बी कितना है √6 है, और ये कितना है √3, और ये 2 है। काट छट करेंगे तो नीचे में क्या बचेगा 1/√2। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस कितना का वैल्यू 1/√2 होता है भाई, π/4। समझ आ गया, यानी कि 45 डिग्री। क्लियर है? चलो इधर देखते हैं। ये सब तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। एक और बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। बोल रहा है कि 4 पॉइंट है ABCD, ठीक है, पोजीशन वेक्टर इनका हम दे रहे हैं। ऑफ चारों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रहे हैं, I + J + 2K, ठीक है, 2I + 5J, 3I + 2J - 3K, I - 6J - K, I - 6J - K, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCD, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन अ स्ट्रेट लाइन AB एंड CD, फाइंड द एंगल बिटवीन अ स्ट्रेट लाइन AB एंड CD, AB एंड CD के बीच का एंगल निकालो। पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दिया गया है इधर, तो पढ़ा होगा ना वेक्टर में कि अगर वेक्टर निकालना है पोजीशन वेक्टर इंड पॉइंट के दिए गए हैं तो फाइनल माइनस क्या करते हैं इनिशियल, ठीक है। तो वेक्टर AB इक्वल्स टू B माइनस है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। यहाँ देखो 2I - I 5J - J 4J, K तो है नहीं यानी कि -2K हो जाएगा। कोई दिक्कत? वेक्टर CD क्या बनेगा CD, ठीक है, कितना हो जाएगा I - 3I -2I, फिर -6J - 2J -8J -K + 3K यानी कि 2K हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, और दोनों के बीच का एंगल पूछा है, ठीक है, तो करो। cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। A डॉट B कितना
-2 -8 4 -32 -4 डिवाइडेड बाई √21। 16 4 20 4 21 84 होगा। समझ में आ रहा है? करो। 2 अगर कॉमन करेंगे तब कहीं गलती हुआ है। i -3i -2i -6j -2j -8k ये वाला सही है ये दोनों। तब हम कुछ गलत, एक मिनट तब हम कुछ गलत लिख दिए क्या? कौन सा क्वेश्चन था? i -6j -k, हाँ ठीक है। 3i + 2j -3k ये भी सही है। 2i + 5j ये भी सही है। i + j + वो k था जी। ए बी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। एक मिनट, p -1 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -4। अच्छा के नहीं है, हाँ -k, ठीक है। हाँ अब सही हो गया। तब ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? नहीं तो इसमें थोड़ा ना दिक्कत है, दिक्कत यही ना था, ए बी में ही था ना। ठीक है, सी डी तो निकल ही गया। तो कितना हो जाएगा प्रोडक्ट करने पर? वेक्टर, ओह ये क्या हम लिख दिए हैं, एक मिनट रुक जाओ। ये लिखना चाहिए ना, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? अब इसको करो। -2 -32 -2, ठीक है। प्लस माइनस में देखो, i + 4j - k, सी डी निकाल रहे हैं। i -3i -2i, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, -2 कॉमन करेंगे तो i + 4j - k आ तो रहा है, ठीक तो है। अगर -2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? i + 4j -k। वही तो इसमें लिखा भी है पैरेलल प्रूफ करना है, इसमें लिखा है पैरेलल प्रूफ करना है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों पैरेलल है। i + 4j - k, i + 4j - k, तो यहाँ पर भी आना चाहिए कोष्टा का वैल्यू, ठीक है। या तो 1 आना चाहिए, नहीं तो -1, तभी ना। पैरेलल का मतलब एंगल कितना? या तो 0 डिग्री नहीं तो 180 डिग्री। अब माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इक्वल हुआ है, ये भी देखो, ठीक है। यानी कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट का मतलब कितना डिग्री? 180 डिग्री, ठीक है। सोल्व करते हैं, आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद? 32 पहले तो ये देख लेना मल्टीप्लाई करके, अब तो मल्टीप्लिकेशन चेंज हो चुका है। तो कितना हो जाएगा? -2 -32 -2 -36, और नीचे वाला कितना हो जाएगा? हाँ अब ये कितना हो जाएगा? 16 2 18, और ये 18 4 72, तो ये हो गया 18 × 2 आ गया -1। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? -1, यानी कि 180 डिग्री, यानी कि पाई। सो वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी आर पैरेलल, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें बहुत है, एग्जाम्पल में तुमको बनाना है। एग्जाम्पल का बता देते हैं, एग्जाम्पल तुम उतना तो बनवा ही दिए। एग्जाम्पल में कौन से कोशिश करना
कि 17 नहीं तो 15 तक ही रखो एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल 15 तक। एक्सरसाइज में भी 1 to 15 जो है आराम से बन जाएगा। हाँ, एक्सरसाइज में भी नॉट ओनली 15, एक्सरसाइज में तुम चाहेगा, ठीक है, तो 19 तक जो है 20 तक टच कर लोगे। समझ में आ रहा है ना? इसको जो है बना जा, कल कुछ और क्वेश्चन करते हैं।